प्यार उससे इस कदर करता चला जाऊं, प्यार उससे इस कदर करता चला जाऊं, वो जख्म दे और मैं उसे भरता चला जाऊं। उसकी जिद है कि वो मुझे मार ही डाले, मेरी भी जिद है कि मैं उस पे मरता चला जाऊं। लाइनें बड़ी खूबसूरत है साथियों, और प्यार का रिश्ता भी निश्चित ही बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो दो लोग जो साथ में कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए तारे तोड़ लाएंगे, कहते हैं कि चांद तक से मिलवा कर ले आएंगे, कहते हैं कि जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे, ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दुख में मैं अपना सुख ढूंढ लूंगा और तुम्हारे किसी भी समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या तुम्हारे साथ रहूंगी। पूरी दुनिया को छोड़कर वो अलग रहने निकलते हैं, अलग रहने लगते हैं बिना किसी सामाजिक बंधन के। फिर ऐसा क्या होता है एक दिन कि उसमें से एक साथी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ मेहरौली के जंगल में पाया जाता है और दूसरा अब जेल में है। रिश्तों को जीने का एक तरीका, लिव इन, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं साथियों। आप सभी से मैं जरूर कहूंगी कि आप इस बातचीत के दौरान यदि कोई सवाल आपके मन में आता है तो जरूर यहाँ लिखिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब यदि हम दे पाए तो ही तो ये डिस्कशन सही माना जाएगा, पूरा माना जाएगा। आपकी बात को रखना, हमारी बात से उसका मिलना और बातचीत करके किसी निर्णय पे पहुंच जाना, किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाना जहां हम कुछ अच्छे, कुछ बेहतर और कुछ मानवीय निर्णयों पर पहुंच पाए। तो जानते हैं सबसे पहले लिव इन क्या है और लिव इन के बारे में हमारा कानून क्या कहता है। बहुत सिंपल सी बात कहें तो दो वयस्क लोगों का साथ में रहना पति पत्नी की तरह बिना शादी किए उसे लिव इन कहा जाता है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि वयस्क होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ रहने या शादी करने के लिए आजाद है। कुछ लोगों की नजर में अनैतिक माने जाने के बावजूद ऐसे रिश्ते में रहना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले का हवाला साल 2010 में अभिनेत्री खुशबू के प्रीमैरिटल सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में दिए गए बयान के मामले में कहा था कि खुशबू के बयान के बाद उनके खिलाफ दायर हुई 23 आपराधिक शिकायतों को बर्खास्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत के सामाजिक ढांचे में शादी बहुत अहम है, लेकिन यदि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते तथा लिव इन को सही मानते हैं तो ये उनके विचार है। आपराधिक कानून का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि लोगों को उनके अलोकप्रिय विचार व्यक्त करने पर सजा दी जाए। इसके बाद और भी कई ऐसे मामले हैं जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टिप्पणियां की हैं इस तरह के मामलों पर। किंतु 2013 में इंदिरा शर्मा बनाम VAV शर्मा के मामले के तहत लिव इन से संबंधित पूरी गाइडलाइन को प्रस्तुत किया गया। इससे संबंधित सभी शर्तों को तय किया गया और ये बताया गया कि इन शर्तों के अधीन रहते हुए लिव इन को वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो ये बात तय है कि लिव इन को हमारा कानून कुछ कंडीशंस के साथ वैध मानता है, वैलिड मानता है। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम इसे क्या मानते हैं और नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं। साथियों, शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है और यदि हमारी आज की युवा पीढ़ी लिव इन को सही मानती है और ये मानती है कि लिव इन में रहने से ही एक रिश्ता मुकम्मल हो सकता है, वो शादी को अगर नहीं मानते हैं तो मैं उनसे यहाँ ये कहना चाहूंगी कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं
जो हमसे ज्यादा आधुनिक है, जहां किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है युवाओं के साथ रहने पर भी, लेकिन वहां भी शादियां की जाती हैं, मानी जाती हैं। और जब दो लोग शादी के बंधन में नहीं रहना चाहते तो वो व्यवस्थित रूप से कानूनन तलाक लेते हैं, उसके बाद वो दूसरे रिश्ते में जाते हैं। यदि लिव इन ही सारी समस्याओं का समाधान होता तो उन आधुनिक देशों में लिव इन को अभी तक इतनी ज्यादा मान्यता मिल जाती कि वहां लोग शादियां करना ही बंद कर देते। लेकिन अभी भी शादियां करते हैं, क्योंकि शादी को व्यवस्थित सामाजिक तरीका माना जाता है और इसके बाद ही दो एडल्ट एक परिवार को आगे बढ़ाने के लायक समझे जाते हैं, माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। और जब आप किसी शादी में होते हैं या शादी के रिश्ते में बंधते हैं, तब वो सिर्फ आप दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, उसमें परिवार शामिल होता है, उसमें समाज शामिल होता है, उसमें आपके मित्र शामिल होते हैं, आपके रिश्तेदार शामिल होते हैं और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। और जब हम इतने सारे लोगों को शामिल करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक अच्छा समाज बनाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हम जो भी करेंगे उससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोगों से मिलकर ये समाज बनता है और जैसा समाज होता है वैसे ही संस्कार हम आने वाली पीढ़ी को दे पाते हैं। जहां तक लिव इन का सवाल है और जहां तक हम अभी हुई इस घटना के बारे में यदि बात करें, ऐसा पता चलता है कि 6 महीने पहले उसे मार दिया गया था। 2019 से वो लोग साथ रह रहे थे। वो लड़की बार बार शादी करने के लिए जिद कर रही थी और लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने इस बच्ची को मार दिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि वो बच्ची उस स्थिति में पहुंची? क्यों नहीं उसने अपने पेरेंट्स से बात की? क्यों नहीं उसने अपने कोई और साथियों से बात की? ये भी कहीं किसी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि एक बार जब उसका अपने बॉयफ्रेंड से या लिव इन पार्टनर से झगड़ा हुआ तो वो उसे उसके घर से मनाकर वापस ले गया। लेकिन उसे एहसास क्यों नहीं हुआ कि एक दिन इस रिश्ते में ऐसा आ सकता है जहां मुझे टुकड़े टुकड़े कर किसी जंगल में फेंक दिया जाएगा? शायद इसलिए कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि इस रिश्ते को जो पति के साथ होता है, बॉयफ्रेंड के साथ होता है या लिव इन पार्टनर के साथ होता है, उसे निभाया जाना चाहिए। और हमारा समाज ये प्रयास करता है कि ऐसे रिश्तों को जितना ज्यादा हो सके निभाया जा सके और बहुत ही ऐसी स्थिति में जब रहना संभव नहीं हो तब उससे अलग होने के लिए व्यवस्थाएं हैं। लेकिन लिव इन में चूंकि गिल्ट हमारे खुद के अंदर रहता है कि हमने ये जो डिसीजन लिया, ये बाकी लोग मना कर रहे थे उसके बाद भी लिया, तो इतनी मजबूती से ये डिसीजन नहीं लिया जाता कि अब इस लिव इन को लिव आउट में बदल दिया जाना चाहिए। यदि ये शादी होती और परिवार की रजामंदी से होती तो बहुत सारे दूसरे जिम्मेदार लोग शायद इसमें शामिल हो गए होते और लड़के को भी डर होता कि यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे और मैं उन सबको कैसे फेस करूंगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिव इन पार्टनर ने उस लड़की को मार दिया, मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और आश्चर्य की बात यह है कि किसी तरह का गिल्ट नहीं, किसी तरह का इमोशन नहीं, संवेदनहीनता की हद की उसने उन टुकड़ों को रोज 2 टुकड़े करके पास के जंगल में फेंक दिए और अपनी बाकी जिंदगी की गतिविधियां वैसे ही चालू रखी। क्या इस तरह की संवेदनहीनता के साथ किसी रिश्ते को बनाया जा सकता है या जिया जा सकता है? एक बहुत अच्छी बात इसको लेकर भाई कुमार विश्वास ने अपने फेसबुक पेज पर लिखी है कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधान न भी हो तभी इस तरह के राक्षस को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस तरह प्रेम में पगलाई बच्ची की नृशंस हत्या से हम सबके घरों में जो बेटियां और बहनें हैं वो ये सबक ले कि अपने विवेक पर अपनी शरीक भावनाओं को कतई हावी न होने दे। किसी भी लंपट पर पालने पोसने वाले अपने माता पिता भाई बहन से ज्यादा भरोसा न करें। और कोई भी हो
अगर जरा भी हद पार करे, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तो भाड़ में गया उसका प्रेम, उसका पहली बार में ही डट कर विरोध करे। ये बिल्कुल सही बात है कि जब पहली बार हमारे साथ इस तरह का कुछ होता है, जब हमारा पार्टनर हमें गालियां देता है, हमें अब्यूज करता है, हमारे साथ बदतमीजी करता है या हाथ उठाता है, तो पहली बार में ही हम यदि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे तो ये हमारे साथ दूसरी बार नहीं होगा और ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। आश्चर्य तब होता है जो बहुत सारे ऐसे बच्चे ये सहन करते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है और जिन्हें माता पिता ने पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया है, और उन माता पिता ने जिन्हें अपने जमाने में ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली, वो स्वतंत्रता उन्होंने अपने बच्चों के लिए खुले दिल से दी है। लेकिन इस स्वतंत्रता का इस तरह से जब आप गलत फायदा उठाते हैं, और जैसा कि इस बच्चे के पिता ने कहा कि हमने उसे कई बार समझाया था कि यह निर्णय सही नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे ये मानते हैं हमारी जिंदगी, हमारा मन, हमारे विचार और हमारे निर्णय। बच्चों, निर्णय करो बिल्कुल आपके और आपके जीवन के लिए, लेकिन ये तो देखो कि क्या वो निर्णय सही है। और जब वो निर्णय इस तरह से यदि खराब निकल जाए तो बार बार वहीं पे गोल गोल घूमने के बजाय फिर हिम्मत क्यों नहीं करते? जिस तरह से आपने हिम्मत की थी माँ बाप से दूर जाने की, वैसे ही आपने उस रिश्ते से तुरंत दूर जाने की हिम्मत क्यों नहीं की? तो यहाँ यदि मैं देखती हूँ जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं या आपके जो सवाल हमारे पास पहले से आए हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि लिव इन हमारे समाज में मान्य नहीं है, और इसे मान्यता देना बहुत सारे लोगों के मन से इसीलिए भी संभव नहीं है क्योंकि जब इमोशनली परेशान होके या इमोशनली किसी रिश्ते में आप जाते हैं तो आप कई बार सच्चाई नहीं देखते, कई बार वो नहीं देखते जो आपके बड़ों को दिखता है, जो आपके परिवार को दिखता है, जो आपके माता पिता, दादा दादी या और दूसरे रिश्तेदारों को दिखता है। तो क्यों ना ऐसा किसी डिसीजन लेते वक्त जो कि आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालेगा, अपने बड़ों का, अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने भाई बहनों का एक बार बात मान लिया जाए। और यदि कोई गलती आपने की भी है तो जैसे आपने लिव इन किया था वैसे आप लिव आउट क्यों नहीं कर पाते? इतना आसान नहीं है। क्यों जाना है ऐसे रिश्ते में जहां आप कोई जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं है? साथियों, समाज के कुछ नियम होते हैं और नियमों को मानना बहुत जरूरी है, तभी हम समाज का हिस्सा होते हैं और तभी हम समाज के अच्छे नागरिक कहलाते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाओं से मेरा वास्ता पड़ा है और बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए हैं। उसमें से एक जो घटना है, एक जो काउंसलिंग का केस है, उसे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमारी बच्चियां इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होती। और मैं उन्हें यहाँ इमोशनली फूल तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन ये शब्द का जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगी कि उन्हें इमोशनली इंटेलिजेंट होने की बहुत जरूरत है। एक ऐसे ही केस में एक बच्ची 2 साल से किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और 2 साल बाद एक दिन जब वो अपने ऑफिस से शाम को घर लौटी तो उसने पाया कि उसका लिव इन पार्टनर घर से बहुत सारी जरूरी चीजों को लेकर चला गया है। उसका फोन बंद है, कहाँ गया है कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं। उसने उसके मित्रों से जानने की कोशिश की, जिन लोगों को भी वो जानती थी, जो उसको भी जानते थे, उससे जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं पता नहीं चला। 2-3 दिन बाद उसे कहीं पता चला कि वो लड़का अपने गांव में है, उसकी शादी की तैयारियां चल रही है और 15 दिन बाद उसकी शादी है। तब वो बच्ची मेरे पास आई, इमोशनली बहुत कमजोर होकर उसने कहा कि आप कुछ भी करिए, मैं इसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि उसके अलावा भी कोई और मेरी जिंदगी में हो सकता है। तो आप कुछ भी करके ऐसा कुछ करें कि वो वापस आए और मेरे साथ रहने लगे। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली स्थिति की। एक लड़का जिसके लिए आपने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, वो आज आपको बिना बताए छोड़कर चला गया और आप इतना, इसे क्या कहेंगे, बेवकूफी कहूं मैं या मेरे पास शब्द नहीं है, आप फिर से उसी लड़के के साथ रहना चाहती हैं क्योंकि आप ये मानती हैं कि मैं उसी से प्यार करती हूँ और फिर उसे फिर मौका देना चाहती है कि वो आए, आपके साथ रहे, फिर कभी आपको छोड़कर चला जाए, फिर आपको परेशान करे।
मैंने उसे कहा कि यदि तुम उस लड़के की कंप्लेन करना चाहती हो, या तुमने जैसे बताया कि तुमने उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी, या और भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी है वो लेकर चला गया, यदि ये सब के लिए तुम मेरे से मदद चाहती हो, उसको पनिश करने के लिए मदद चाहती हो, अपने अधिकार के लिए मदद चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन यदि तुम ये डिसीजन लेती हो कि किसी भी तरीके से तुम्हें फिर से उसी के साथ रहना है, फिर वही गलती करनी है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उस दिन वो बहुत गुस्सा करके चली गई, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर आई और उसने कहा आप सही कह रही थी, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं मेरे अधिकार की चीजें, मेरी मेहनत की चीजें, मेरी मेहनत से बनाई हुई सब चीजें बिना बताए ये चला गया है, और जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो कमाता भी नहीं था, उसके पास तो नौकरी भी नहीं। ऐसी मदद यदि आप किसी से मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। और विश्वास के लिए बच्चों, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो जरूर इस तरह की मदद तुरंत ले लें। और जब भी आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो इतना जरूर सोचें या देखें अपने आसपास, अपने माता पिता के रिश्ते को देखें, अपने भाई भाभी यदि हो तो उनके रिश्ते को देखें, आपके घर के दूसरे बड़े हैं उनके रिश्तों को देखें। माता पिता एक बच्चे के जीवन को सार्थक करने के लिए जितने सेक्रीफाइस करते हैं, जितनी बार खुद के लिए खर्चे नहीं करते, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की जरूरतों के लिए और बच्चों के शौक के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जिन समझौतों को वो करते जाते हैं कभी पलट कर देखते भी नहीं। क्या आप इस तरह के समझौते एक परिवार को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं? क्या आप में उतना पेशेंस है कि आप उस रिश्ते को समझकर आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को शांत रखकर हर मुद्दे पर बातचीत कर कर आगे बढ़ सकते हैं? और क्या जिनके साथ आप जिंदगी पर रहना चाहते हैं या जिंदगी पर रहना चाहती हैं, उनमें इतनी समझदारी है कि वो चीजों को, मुद्दों को, समस्याओं को आपस में बैठकर सुलझाने में और साथ में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, सफल होंगे? इस बात पर विचार करके थोड़ा सा समझदारी से यदि निर्णय लेंगी तो आगे इस तरह की स्थितियां नहीं आएगी। अब बात आती है कि इस तरह के जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो श्रद्धा के साथ हुई दिल्ली में, उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए? तो साथियों, सिर्फ 1 हफ्ते या कुछ दिन इस बात पर बहस करके हमें छोड़ नहीं देना है। हमें तब तक इस मुद्दे को फॉलो करना है जब तक कि श्रद्धा को मारकर टुकड़े टुकड़े कर फेंकने वाले को कठोर से कठोर सजा नहीं हो जाती। और सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, ऐसे जितने भी लोग हमारे आसपास समाज में हैं जो घरेलू हिंसा के विक्टिम के साथ सही व्यवहार नहीं करते, या जो घरेलू हिंसा में शामिल होते हैं, या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या क्राइम करते हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, हम सबको मिलकर उनके लिए खुद खड़ा होना होगा। और तब तक उन केसेस के बारे में लिखते जाना, बोलते जाना, बात करते जाना पड़ेगा जब तक कि उन सारे दोषियों को हम किसी तरह की सजा तक न पहुंचा दें। और हाँ, एक और बात बहुत जरूरी है यहाँ पर कि ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास है जो इस तरह के किसी क्राइम में शामिल है तो उनका सामाजिक बहिष्कार करिए। अक्सर होता यह है कि थोड़े दिन बाद हम इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं, और वो लोग जिन घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो एक लड़का हो, चाहे वो एक परिवार हो, चाहे वो कोई भी हो, वो फिर से समाज का हिस्सा हो जाते हैं। और जैसे कि कुछ खबरों में ये बताया गया है कि श्रद्धा को ऐसा लगने लगा था कि उस लड़के के और भी दूसरी लड़कियों से रिश्ते हैं, इसीलिए वो शादी का दबाव बना रही थी। तो यदि कहीं ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने आपके परिवार की, आपके मित्रों की, या कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना का हिस्सा बने हैं, उन्होंने अपने पिछले रिश्ते को बेवजह छोड़कर इस तरह के नए रिश्ते बनाए हैं, उन्हें हम सामाजिक रूप से बहिष्कार करेंगे। तभी हम ये संदेश दे पाएंगे कि हम अपने समाज को सुसंस्कृत समाज बनाना चाहते हैं। और बच्चों, आपके माँ पापा हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, और यहाँ माता पिता से भी कहना चाहूंगी, अपने बच्चों के साथ बने रहिए। वो गलतियां करें तब भी बने रहिए, क्योंकि वो जब समझेंगे कि वो गलती कर रहे हैं तब तक देर हो जाएगी। कम से कम इतनी बातचीत उनसे बनाए रखिए कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें एक बात याद रखे कि जब भी जरूरत पड़ेगी मेरे माँ पापा मेरे साथ होंगे, मेरे मित्र मेरे साथ होंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ होंगे, या वो सारे लोग जो उन्हें प्यार करते हैं,
कहीं ना कहीं उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें जिंदगी में फिर से वापस लाने के लिए तैयार होंगे, तब कोई भी महिला, कोई भी बच्ची इस तरह के, क्या कहेंगे आप, इसे इंसान कहेंगे नहीं, इस तरह के राक्षस का शिकार नहीं बनेगी, जहां उसे इस बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर कर जंगल में फेंक दिया जाए। तो साथियों, आज के बाद हमारी कोई भी बच्ची इस तरह के किसी भी दुर्घटना का शिकार न बने। और वो सारी बच्चियां या वो सारे यंग बच्चे जो आज यहाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं या कभी भी इस बात को सुनेंगे, उनसे निवेदन है, समाज आपका मित्र है। समाज में कई बार आपके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे नागरिक बने और आपका जीवन अच्छे से निकले। तो यदि समाज के कुछ नियम जो सही है उन्हें आप मान लेंगे, तो बेहतरी आपकी भी होगी और बेहतरी समाज की भी होगी। और परिवार नाम का सबसे छोटा संगठन, विश्व का सबसे छोटा संगठन, लेकिन सबसे मजबूत संगठन, जो आपके पीछे जिंदगी के आखिर तक खड़ा रहता है, उसे मजबूत बनाएंगे, उसे सम्मान देंगे, उसे इज्जत देंगे, तो हम और आप एक खुशहाल समाज में जी पाएंगे। इसी तरह के और भी मुद्दों पर यदि आप बात करना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखना जरूरी है, बोलना जरूरी है, बात करना जरूरी है। यदि हम बात ही नहीं करेंगे तो बातें आगे तक कैसे जाएंगी। तो बात करिए, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।